हेलो, Yes, sir. Yes, आई sir. ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, क्या पढ़ेंगे इसमें? इस टॉपिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉलम का मतलब क्या होता है? Columns and struts. कॉलम एंड Stability. सर वो STRUTS है तो उसको हाँ। struts क्या पता है? स्ट्रट बोलते हैं उसको, बट वो देखेंगे भी स्ट्रट क्या होता है. स्ट्रट इज आल्सो कॉलम इज आल्सो स्ट्रट. अभी देखेंगे क्या होता है, बट कॉलम क्या होता है? कॉलम आप लोगों ने देखा है, तो कॉलम का काम क्या है? अभी हमने बहुत सारे मेंबर देख लिए. बार है, बीम है, शाफ्ट है. अब आ रहा है कॉलम. तो सबका एक एक काम था. इसका काम था कि एक्सियल लोडिंग को रेसिस्ट करेगा. इसका काम था कि बेंडिंग को रोकेगा. इसका काम है टॉर्क को, जो टॉर्जन अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से जो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको सस्टेन करेगा. तो सारे मेंबर का अलग अलग काम था. कॉलम का क्या काम है? अभी मैंने बोला था कि लोड हमने टाइप्स जो पढ़ा है वो खत्म हो गया. यहाँ पे मोमेंट अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे टॉर्क हो रहा था. 3 तरह की लोडिंग अप्लाई हो रही थी. तीनों मेंबर का पता चल गया. अब कॉलम ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक है. कॉलम इज वन ऑफ द 3. तो आप लोग बता सकते हो तीनों में से कौन सा हो सकता है कॉलम? फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए उसका नाम डिफरेंट है. क्यों? फिर उसको बार ही बोल देते हैं उसको भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है बता सकता है कोई? सर वो एक आपने बताया था ना कि अपन साइड में से भी अगर लगाते हैं तो भी वो बेंडिंग होती है, बट वो बेंडिंग नहीं कहते हैं, वो वाली टर्म याद नहीं आ रही है. हाँ, बकलिंग हो सके, इसमें बकलिंग होती है इसलिए. ठीक है, बकलिंग होती है. और कुछ? बस सर जैसे कि फोर्स का नेचर नहीं डाउनवर्ड बता सकते फोर्स हो आप? लग रहा हो. हाँ. डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, वर्टिकल फोर्स लगती कंप्रेशन होगी. सर. कंप्रेसिव फोर्स लगे तो उसको कॉलम बोलते हैं सिर्फ. ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तभी बकलिंग के चांसेस होंगे. टेंसाइल लगेगा तो बकलिंग कभी नहीं हो सकता है. ठीक है, बार में टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों हो सकता है, बट इन कॉलम ओनली कंप्रेसिव फोर्स विल बी देयर. ओके, कुछ डायग्राम देखते हैं. ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर. क्या है ये? कहाँ पे, किस चीज का एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं? कॉलम्स शो हो रहे हैं सर. कॉलम शो हो रहे हैं सारे डायग्राम कॉलम से. हाँ सर. हाँ सर. हाँ हाँ हाँ, इसमें फर्स्ट बीम वाले भी में तो है. वो भी है सर. हाँ. बीम. इसमें बीम भी है, कंटिन्यूअस बीम Yes, है. sir. सर ये तो ये जो थर्ड वाला है ना, इसमें चलो बीम तो देख लेंगे इसमें बाद में. कंप्रेस बीम कैसे तो हर जगह होगा? लगेगा. कॉलम्स दिख रहा है. कॉलम्स का हाँ, क्या sir. कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है? यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ऊपर से. जो ऊपर की हाँ. छत है इस पे फोर्स लगा रही है और नीचे से रिएक्शन आएगा, तो दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा. यहाँ पे भी कंप्रेसिव sir. आएगा, उसका लोड ऊपर से लग रहा है नीचे, और उसी की वजह से रिएक्शन भी आएगा. तो इसको एक अलग पोर्शन मान लेंगे तो पता चलेगा ना. जब इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर से ही फोर्स आएगा, नीचे से भी आएगा विद द सेम अमाउंट. हर जगह कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, तो कंप्रेसिव फोर्स आएगा तो बोलेंगे उसको कॉलम. बट ये क्या है? अशोका स्तंभ है ये. मूर्ति. चित्तौड़गढ़ में देखा है कभी किसी? कोई चित्तौड़गढ़ गया है? विजय स्तंभ हाँ सर. हाँ हाँ. सर. देखा है? हाँ sir. Yes. वो भी ऐसा ही है हाँ. और हाँ? बड़ा है बट. और बड़ा है. तो इसमें और इसमें कुछ अंतर है क्या? हाँ सर. थर्ड वाले में सेल्फ वेट की वजह से होगा. सेल्फ वेट ज़्यादा. हम जब एनालिसिस करेंगे, अभी एजम्पशंस देखेंगे, उसमें सेल्फ वेट 0 माना जाएगा. मतलब अच्छा. कॉलम जब भी यूज किया जा रहा है तो उसमें सेल्फ वेट 0 माना जाएगा. बाकी सारे वेट जो ऊपर से जो रोक रहा है उसकी वजह से. हाँ. ठीक है, थर्ड वाले में सिर्फ मूर्ति की third वजह से. हाँ चलो मान लेते हैं थोड़े ऊपर वाले मूर्ति की वजह से. लेकिन ऊपर वाले की मूर्ति की वजह से अगर अब कंपेयर किया जाए तो इसका वेट और इसकी मूर्ति का वेट में कंपैरिजन क्या है कि इसके खुद का वेट ज़्यादा है
तब इसको तो हाँ। कहते हैं कि ये वेट उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो इसका नाम ही अलग है, दिस इज नोन एज पिल्लर, अशोका पिल्लर, ठीक है। हाँ सर, ऑल दीज आर कॉलम्स, दिस इज कॉलम। ये डिफरेंस है। ऊपर से कोई लोड नहीं लग रहा है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का, तो और नीचे तो लगेगा ही, ऑब्वियसली रिएक्शन आएगा ऊपर नीचे से ऊपर, यहाँ से नीचे से ऊपर तो आएगा ही रिएक्शन, जब कुछ ऊपर इसके ऊपर कुछ मान लो ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, तो ये कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जितना भी एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, ये सारे एग्जांपल आपको सिविल स्ट्रक्चर लग रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लग रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ पढ़ेंगे हम? तो इस पे आप देख रहे डिजाइन में हो पढ़ेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेस भी लग रहा होगा, और बकलिंग के भी चांसेस हाँ है, सर। दिखाऊंगा मैं, बकलिंग भी हो जाता है, कभी कंप्रेसिव भी हो जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से बर्स्ट हो जाता है, बर्स्टिंग, क्रश्ड हो जाता है, या फिर बोले तो क्रश्ड, ठीक है। कभी पनीर खाते हुए, पनीर हाँ सर, पनीर को प्रेस करके देखना दोनों तरफ से, बीच में से ऐसा फट कुछ है। जाएगा। बर्स्ट हो जाएगा बीचों बीच में से, हाँ सर, ठीक है, बर्स्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की कंप्रेसिव फोर्स कब लग रहा है, कंप्रेसिव की वजह से कब इसमें फ्रैक्चर हो रहा है, और कब इसमें बकलिंग होगा, वो हम लोग अभी देखेंगे कब होगा। तो आप लोग बताइए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है? मशीन्स में होगा ना सर, उसके कुछ पार्ट्स होंगे, उनमें ऐसा फोर्स लग रहा होगा सर कंप्रेसिव। तो हेलो, क्या बोल रहे हो? यस हाँ सर, सर, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही थी सर कि मशीन्स में जो पार्ट्स होते हैं ना, तो उसमें कोई ऐसा पार्ट होगा जिसमें ऐसा कंप्रेसिव फोर्स लग वही रहा होगा तो पार्ट वर्टिकली। का नाम पूछ रहा हूँ, ये तो कोई भी बोल देगा ऐसे, कोई होगा, पार्ट का कोई नाम? होगा उसमें लग रहा होगा, होगा क्या होता है? एग्जैक्ट बताओ मशीन का पार्ट। आज तक कोई मशीन नहीं देखा है, मशीन सर, जरूरी ड्रिल- मशीन पार्ट नहीं लगेगा। सर ड्रिल हम्म, सर ड्रिल बिट भी तो हो सकती है ना, अपन Exactly. ड्रिलिंग करते हैं तब वो Exactly, बिट exactly. के ऊपर। हाँ, ड्रिल बिट के ऊपर भी एक कॉलम की तरह काम कर सकता है वो, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, वो रोटेट हो रहा है, वो टूट सकता है वो बकलिंग की वजह से। और मोस्ट ऑफ द केस ड्रिल बिट जो बकलिंग की वजह से टूटता है, कंप्रेसिव की वजह से नहीं टूटता है। अभी आप लोग बताओगे कि कब होगा कंप्रेसिव, कब होगा बकलिंग। ये ऐसा एग्जांपल कृष्णा कभी दिया मत करो ऐसे, ये कैसा एग्जांपल है? कोई होगा, उसमें हो रहा होगा तो उसमें हो जाएगा, व्हाट इज दिस? फिर तो हर एक क्वेश्चन का आंसर ऐसा ही होगा। फिर हर कोई भी क्वेश्चन पूछो, मैं ऐसे ही आंसर दे दूंगा। फिर कोई भी क्वेश्चन पूछो दुनिया का, पूछो हेमंत उससे। सर ऐसी कोई मशीन तो हो ही सकती है ना जो 100% एफिशिएंसी दे दे, हीट रिजेक्शन वगैरह नहीं हो। पूछने के लिए बोला है, बता रहे हो तुम। नहीं सर, हाँ ये तो बताना हो गया। चलो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने अभी देखा था थर्मल स्ट्रेस, हम लोग पढ़े थे। थर्मल स्ट्रेस इज इन रेलवे ट्रैक। उससे भी बड़ा ये एग्जांपल है ह्यूमन बोन, ये भी एक कॉलम का काम करेगा। हाँ, इसका भी जब मान लो बायोमैकेनिक्स में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बायोमैकेनिक्स भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ इसका भी सर, बहुत ज़्यादा स्कोप है। कभी हो जाता है, कभी किसी का ये ब्रेक हो गया तो रिप्लेस होता है विथ मेटालिक, जैसे टिटेनियम एलॉय यूज किया जाता है जिसमें कोरोजन ना हो सके। तो इस तरह के मेटल्स यूज किए जाते हैं, तो उस मेटल्स का कॉलम स्ट्रेंथ देखा जाता है। कॉलम मतलब बकलिंग स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अभी देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा ही नहीं। जब भी हम कॉलम बोलेंगे किसी बार को जिसमें कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा, तो अब कॉलम बोल रहे हैं तो कॉलम का मतलब ये बकलिंग होगा, मतलब बकलिंग को ज्यादा डोमिनेट किया गया है।
बकलिंग को ज़्यादा डोमिनेट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू कंप्रेसिव जो फोर्स की वजह से जो बर्स्टिंग होगी, उस बर्स्टिंग को अज्यूम ही नहीं किया गया, उसमें सोचा जा रहा है कि उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होगा। सो वी विल ओनली फोकस ऑन बकलिंग। यहाँ पे आपको लग रहा है बकलिंग होगा या कंप्रेसिव होगा इस बोन के ऊपर, कि पूरे ह्यूमन बॉडी का मतलब ये पैर से ऊपर का पूरा जो लोड है इस पे लग रहा होगा। हाँ सर। ठीक है, तो ये अलग ही कॉलम यूज कर रहा है, ये अलग ही कॉलम है। यहाँ पे जॉइंट है ना जो मोशन प्रोवाइड कर रहा Yes, है sir. मोमेंट। हाँ, हाँ, sir. कितना Yes, मोशन हो sir. सकता है इसमें, कितना डिग्री हो सकता है रोटेशन? 90 डिग्री 180 डिग्री। नहीं 90 सर। इसको दोनों को जोड़ा नहीं लेते हो क्या, बैठ नहीं है। कैसे? और फिर सीधा भी हो जाते हो। हाँ 180 नहीं, हाँ सर पूरा टच होता नहीं इसमें, मैं सोचा। हाँ सर 180 मान सकते हैं। 170 मान लो, हाँ सर। बट तुम्हारा टच नहीं होता है, किसी को हो जाता है जो सर्कस वाले होते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो 180 डिग्री इसमें रोटेशन प्रोवाइडेड है, मतलब मोमेंट बस इतना ही तक जा सकता है, पूरा रोटेशन नहीं है, 360 डिग्री नहीं है। तो ये भी एक कॉलम की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसकी भी स्टडी कॉलम स्ट्रेंथ पे की जाएगी, बकलिंग स्ट्रेंथ पे की जाएगी। नेक्स्ट जो हम लोग ये फ्रैक्चर जो होता है, ये भी एक बकलिंग है, डेविएटेड फ्रॉम एक्सिस बिकॉज ऑफ थर्मल स्ट्रेस। थर्मल लोड है वो एक कंप्रेसिव लोड की तरह काम कर रहा है। आपको पता है कि जब दोनों एंड पे फिक्स कर दिया जाए और इसकी टेम्परेचर राइज किया जाए यहाँ पे, तो क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा दोनों में, स्ट्रेस जनरेट होगी। यस सर। फोर्स लगेगा तो स्ट्रेस जनरेट होगी। तो अगर ये बकलिंग के चांसेस में ज़्यादा है तो बकलिंग होगा, और कंप्रेसिव स्ट्रेस के ज़्यादा चांसेस है तो कंप्रेसिव होगा। मतलब देखेंगे अभी हम लोग कि कंप्रेसिव स्ट्रेस कब डोमिनेट करता है और बकलिंग लोड कब इसके ऊपर डोमिनेट करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि पहले तो आप लोग अभी तो समझ गए होगी कॉलम क्या है। हाँ सर। कॉलम इज डिफाइंड एज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। देखो ये एक सिर्फ एक कंडीशन है, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ये है फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम। स्ट्रॉन्गेस्ट, अब कॉलम की बात की जा रही है तो ये बकलिंग की स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। स्ट्रॉन्ग मतलब बकलिंग में स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपको पता होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम और फिक्स्ड बीम में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पता है? फिक्स्ड सर। फिक्स्ड है। आप लोग एसएफडी बीएमडी बनाना भी भूल के लग रहा है। अच्छा, उसके दो साइड में ज्यादा होता है ना, दोनों साइड पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आएगा, रिएक्शन आएगा। ठीक है, हाँ तो वहाँ पे सर। बेंडिंग स्ट्रेंथ, डिफ्लेक्शन की बात की जाए तो डिफ्लेक्शन फिक्स्ड बीम में कम होगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट ज्यादा जनरेट होगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस के चांसेस ज्यादा किस में होंगे, फिक्स्ड बीम में होंगे। तो यहाँ पे अभी मैं बोल रहा हूँ Fixed यहाँ पे में। जो फिक्स्ड कॉलम है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम। तो स्ट्रक्चर मेंबर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्रेसिव लोड, एक्सियल और वर्टिकल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कॉलम को डिफाइन करने के लिए। वर्टिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक्सियल कंप्रेसिव लोड अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रट। Strut is defined as a structural member subjected to an axial compressive load. इसने बस बोल दिया axial compressive load, इसमें vertical structure की कहीं बात नहीं हुई। अब structure है which is subjected to an axial compressive load। ठीक है, तो second point इसका क्या बोल रहा है, strut can be in any position, strut can be in any position and the end condition of the strut may be both ends fixed, both ends hinged, one is fixed and other is hinged and may be fixed and free। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। मतलब कौन सा सबसे ज्यादा, कौन किसका टाइप है, स्ट्रट का टाइप कॉलम है या कॉलम का टाइप स्ट्रट है? मतलब मोर जनरल सर कॉलम एक स्ट्रट का टाइप है, कॉलम स्पेशल कॉलम इज अ टाइप ऑफ स्ट्रट। टाइप स्ट्रट का। तो यहाँ पे वो लिखा भी है एवरी कॉलम इज स्ट्रट एंड वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, एंड वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। सारे कॉलम स्ट्रट हैं बट स्ट्रट कॉलम नहीं है, सारे स्ट्रट कॉलम नहीं है। ठीक है, ये बताइए आप,
ये क्या हो, कॉलम है या स्ट्रट है? नहीं, यहाँ पे सपोज फिक्स्ड, दोनों एंड पे फिक्स कर दिया। कॉलम है या स्ट्रट है ये? स्ट्रट है। ये क्या है? स्ट्रट है। स्ट्रट है। स्ट्रट है। बाहर भी हो सकता है। ये क्या है? कॉलम है सर। कॉलम है। कॉलम भी स्ट्रट भी है। दोनों है। दिस इज अ कॉलम विच इज अल्टीमेटली अ स्ट्रट, ठीक है। बट ध्यान रहे बस सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव लोड होना चाहिए। अगर इसमें टेंसाइल पे हो जाएगा तो ये स्ट्रट नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा? ये बार हो जाएगा इस वाले में या फिर इस वाले में, ठीक है। कंप्रेसिव लोड अब मस्ट है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड, ठीक है। अब देखेंगे कि कब कॉलम के अंदर बकलिंग हो रहा है, कब कॉलम में कंप्रेसिव की वजह से बर्स्टिंग हो रही है। तो व्हाट इज शॉर्ट कॉलम? Short column. If length is very smaller than cross-sectional dimension, cross-sectional area नहीं, cross-sectional dimensions. ठीक है, मतलब अगर ये मैं बोलूँ, ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ये क्या लग रहा है, शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है? लॉन्ग लग रहा है। लॉन्ग, बिकॉज लेंथ इज वेरी लार्जर देन क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। क्रॉस सेक्शन कुछ सपोज रेक्टेंगुलर भी है अगर ऐसा, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है ये वाला और ये वाला, ये इसके लेंथ से क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसमें इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग कॉलम। अब बताओ इस ये है और ये है, दोनों पे कंप्रेसिव लोड अप्लाई हो रहा है, किसमें बकलिंग होगी, किसमें क्रशिंग होगी? फर्स्ट वाले में बकलिंग होगी। इसमें बकलिंग होगी। ये आप इमेजिन कर पा रहे हो या फिर लिखा हुआ है वो देख रहे हो? नहीं सर, इमेजिन कर पा रहे हैं ना, वो स्केल को आपने वो धक्का देके बताया था ना। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल है, आप इसमें अभी लेंथ पे मत जाना, इसमें हम ये दोनों देख के लग रहा है कि आप इसमें बकलिंग हो रही है और इसमें क्रशिंग। देख रहे हो जो रॉड है ये सब बकल नहीं हुए हैं, इसमें देखोगे ये बकलिंग हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें बकलिंग हो रही है और इसमें क्रशिंग हो रही है, फ्रैक्चर हुआ है ना। इसका फ्रैक्चर किसका हुआ है, अंदर जो इसमें सिरेमिक्स है, इस सिरेमिक्स का क्या हुआ, क्रशिंग हुआ है, ऊपर से नीचे दोनों तरफ कंप्रेसिव फोर्स लगने की वजह से इसमें बर्स्टिंग हो गया, ये फट गया यहाँ से और ये सब नीचे गिर गया, देख रहे हो इसके पार्ट्स। तो अगर जितना छोटा कॉलम होगा, छोटा कब बोलेंगे, जब उसका लेंथ उसके बाकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन से काफ़ी छोटा है, देन द मेंबर विल बी सब्जेक्टेड टू क्रशिंग, ठीक है। मीडियम कॉलम को कुछ नहीं बता सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके क्या फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कितना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जब बकलिंग हो रही है वो एक मोमेंट की वजह से हो रहा होगा, मोमेंट क्रिएट हो रहा होगा, यहाँ पे मोमेंट जनरेट हो रहा है, मोमेंट जनरेट होता है तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ अब इसमें मीडियम कॉलम में आप बता नहीं सकते हो, लेंथ इज कंपेरेबल विथ क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस, उस केस में बता नहीं सकते, उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस केस में हम लोग एक टर्म्स फाइंड करते हैं, एक स्लेंडरनेस रेशियो देखेंगे अभी बाद में हम लोग, कि उसकी वजह से चेक कर सकते हैं हम लोग कि जो बकलिंग होगा या क्रशिंग होगा, ठीक है। तो लॉन्ग कॉलम मतलब लेंथ इज very larger than cross sectional dimension, and short column means if length is very smaller than cross sectional dimensions. If the short column, then crushing will be there. If long column, then buckling will be there, and buckling is also known as crippling. ये भी नाम आता है crippling wall, ठीक है। Next is design criteria, including अभी देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी, कॉलम की स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी अगर अचीव नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज आल्सो द फेलियर ऑफ द मेंबर,
including strength and serviceability. Another requirement is there. The structure or structural member must be stable. Stability is the ability of the structure to support a specified load without undergoing unacceptable deformation. और ये सडन डिफॉर्मेशन होता है जब बकलिंग होगी. मैं अगर बोलूँ ये कॉलम है, इस पर कंप्रेसिव लोड लग रहा है, ठीक है, तो जैसे ही अगर थोड़ा सा भी अगर ये बेंड हुआ ऐसे, इसको बकलिंग बोलते हैं. कंप्रेसिव लोड लगने के बाद भी ये ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन हो रहा है. ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेंथ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है ये ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन. तो ये ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन होगा तो अब भी लोड लग रहा है, तो ये सडनली ये क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा या फिर बकल्ड हो जाएगा कंप्लीटली. तो सडन डिफॉर्मेशन है, ठीक है. और ये आपको ये बता रहा है कि किसी भी, आपको पता होगा कि एनर्जी अगर सबसे कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है. ज़्यादा होती है. तो ये फिजिक्स से जो हम लोग पॉइंट है कि इस जो भी मेंबर है उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम एनर्जी कम होनी चाहिए. वो एनर्जी कैसे देखेंगे कि जो फोर्स उस पर लग रहा है उसका जो इफेक्ट है, उसका इफेक्ट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी लोअर. अगर ऐसा होगा तो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है. हाँ सर. यस सर. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. अब इसको भी मत पढ़ो, बस ये डायग्राम देखो आप लोग क्या है. यस सर. बॉल है और कर्व्ड सरफेस है. कर्व्ड सरफेस है. अगर मैं इस बॉल को यहाँ पहुँचाऊँ फिर वापस आएगा या नहीं, अगर फ्रिक्शनलेस आएगा. वापस आ जाएगा. यहाँ पहुँचाऊँ इस बॉल को तो वापस आ जाएगा. ये जो इसका पोजीशन है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, रुका हुआ है. अभी ये रुका हुआ है तो सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं, सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करके इस बॉल को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लेके आ रहे हैं. अगर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ई, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको हटाऊं तो फिर से वो अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन कर लेगा. यस सर. मतलब ये स्टेबल है, स्टेबल है. वैसे ही यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस कॉलम पे, इस फोर्स लग रहा है वो उसके, देखिए यहाँ पे एक लोड है दैट इज नोन एज पी क्रिटिकल, क्रिटिकल फोर्स. अभी बाद में देखेंगे यही हो जाता है पी क्रिपलिंग, क्रिपलिंग लोड, मैक्सिमम क्रिपलिंग लोड या फिर बकलिंग लोड, ठीक है. अगर इस मैक्सिमम लोड, वो लोड जहाँ पे इसमें बकलिंग स्टार्ट हो जा रही है, तो वो बकलिंग लोड की वैल्यू सपोज 100 न्यूटन है और मैं जो फोर्स लगाया हूँ वो 90 न्यूटन का फोर्स लगाया है. इसमें बकलिंग होगी नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, होगी ना. वापस रिगेन कर लेगा पर सर. लेस देन है, लेस देन है, लेस देन है. तब तक तो क्या ये होता है वो अभी पता ही नहीं सर. क्रिटिकल मतलब मैक्सिमम लोड जहाँ पे इसमें बकलिंग स्टार्ट हो जा रही है. अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ये परमानेंटली बकल्ड हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है. लेकिन ऐसा फोर्स P जो कि कम है किससे, क्रिटिकल लोड से, क्रिटिकल लोड से कम है, तब तक ये क्या होगा, अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम, बार बार ये आ जाएगा अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, इस लाइन पे आ जाएगा. समझ में रहे हो. जब P इक्वल्स टू 80 न्यूटन का लगाएं तब भी यहीं रहेगा, P इक्वल्स टू 70 का लगाएं तब भी यहीं रहेगा. ठीक है. So when energy is added to an object in the form of a push or a disturbance, the object will return to its original position. Things don't change in the end. Change नहीं हुआ कुछ भी, and regain its equilibrium. That is known as stable equilibrium. अब ये एग्जांपल देखिए, सिर्फ डायग्राम देखिए बीच वाला. इसमें क्या होगा, अगर डिस्टरबेंस दें या थोड़ा सा पुश करें मेंबर को तो क्या होगा, जाते ही जाएगा, वापस नहीं आएगा सर. वापस नहीं आएगा, अपना इक्विलिब्रियम खो देगा, नीचे कहीं गिर जाएगा ना. ये इस सरफेस पे तो नहीं रहेगा. हाँ.
Yes, sir. ठीक है, तो जो पी क्रिटिकल कितना था, 100 न्यूटन बोला था मैं। अगर लोड इससे ज़्यादा हो जाए, 110 हो जाए, 110 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, आगे पुश कर बकल। जाएगा, आगे आगे चला जाएगा, ये तो बीम हम्म, बेंड हो जाएगा ना। और तो इसका अच्छा। जो डिस्टरबेंस की वजह से इसका मोशन किधर हो रहा है, इधर राइट साइड में। ठीक है, तो इस केस में ये अपना इक्विलिब्रियम लूज कर देगा। तो when energy is added to an object, the object will move and get more disturbed. Things changes. Lost equilibrium. कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलें। yes, sir. यस सर। थर्ड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ देखिए डायग्राम में, ओनली दिस डायग्राम। Right. इसको मैं थोड़ा सा पुश करूँ, यहाँ आ जाएगा, नया इक्विलिब्रियम मिल गया इसको। हाँ, ये E1 था, ये E2 हो गया। इधर पुश करें तो यहाँ आ जाएगा, हाँ सर। नया इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, इसमें इसके इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप थोड़ा भी डिस्टर्ब कीजिए, नया इक्विलिब्रियम ये गेन कर लेगा। So that is known as neutral equilibrium. When energy is added to an object, the object will move at some step, then stop. Things changes. Things change हो गया है क्या? पोजीशन चेंज हुई है इसकी, इसकी पोजीशन सिर्फ चेंज हुई है। And reached at new equilibrium. ये कब होगा? जब लोड आपने एग्जैक्टली 100 न्यूटन का लगाया है। ठीक है, अब इस कॉलम को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ 100 न्यूटन पे ही, तो ऐसा स्ट्रेट ही रहेगा ये। अलग पोजीशन पे अभी भी कॉलम क्या है, बकलिंग नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि फोर्स ही उतना लगा है जिसका जितना इसका बकलिंग स्ट्रेंथ है, क्रिटिकल लोड है। ठीक है, इसमें बकलिंग नहीं होगा, पोजीशन चेंज हो गया। और यहाँ पे भी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसको थोड़ा सा और डिस्टर्ब करो, यहाँ पे भी आ जाएगा, अभी भी उतना ही लोड लगेगा 100 न्यूटन का, और ये नया इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन कर लेगा, बकलिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर मतलब ये अगर यहाँ पे अगर फिक्स्ड नहीं है, यहाँ पे फ्री है, अगर फिक्स्ड होगा तो ये फिक्स्ड होगा तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसका बकलिंग किस फैशन में हो रहा है। ठीक है, तो इट विल रीच एट अ न्यू इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों का काम ये है कि find some more examples on column और स्ट्रट। देखिए, अभी हम लोग जब भी जितना भी एग्जांपल देखेंगे सारे कॉलम के एग्जांपल देखेंगे। अगर स्ट्रट होगा, अगर ऐसा है, अगर इसमें ऐसा फोर्स लग रहा है, तो उसको भी कॉलम की तरह डील किया जा सकता है अगर ग्रेविटी को कंसीडर ना किया जाए। कॉलम एंड स्ट्रट बोथ आर सेम इन एनी केस। सेल्फ वेट वैसे ही जीरो मानते ना अपन तो, हाँ, तो लेकिन ग्रेविटी तो कंसीडर करेंगे तो जीरो जाएगी। अभी अजम्पशन नहीं देखा हम लोगों ने, तो अजम्पशंस यहाँ पे मैं अजम्पशंस दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड, अटेंडेंस दे दो बेटा। हाँ सर। A mathematician named as Eilers, Eilers का नाम अभी आप लोगों ने सुना होगा, बर्नौली इक्वेशन, Eilers एंड बर्नौली इक्वेशन। तो उसी ने अजम्पशंस भी दिया था, उसने थ्योरी दिया था कॉलम के लिए भी। तो उसका अजम्पशंस है जो आपको पूरा टिप पे हो जाना चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले।
ये अजम्पशन आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी मैं हाँ शेयर सर कर पाऊँ आज, तो इसको पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यस सर ये सारे याद हो जाने चाहिए आपको नेक्स्ट क्लास से पहले। जो भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा मुझे पूछ सकते हो आफ्टर द क्लास। ओके, अटेंडेंस हो गया? कितने हैं? हेमंत हाँ सर हो गया? हाँ सर और NPTEL का कोर्स आप लोगों ने लिख दिया है उसमें गूगल शीट पे, नेम ऑफ द कोर्स ऑन गूगल शीट। मेरी अटेंडेंस लगी नहीं लगी, मैंने लिखी तो थी। देख लो ना चैट बॉक्स हाँ में। हो गई थी, हाँ नहीं सर हो गई थी, वो दिखी नहीं तो मैंने अभी वापस लगा दी। ये गूगल शीट पे जिसका भी नहीं हुआ है नाम लिख दीजिए, मैं अभी मार्किंग करने वाला हूँ अभी ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, तो जल्दी जल्दी उसमें फिल कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।